नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा आपका संविधान की पॉडकास्ट क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत पुस्तक, जो कि संविधान की एक प्रमुख पुस्तक है। और आज हमारा टॉपिक है संघ एवं इसके क्षेत्र, अर्थात यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, अब हम चलते हैं संविधान के पहले भाग पर, जिसे हम कहते हैं संघ एवं इसके क्षेत्र। आप सभी लोग जानते होंगे कि संविधान के भाग एक में 4 आर्टिकल या अनुच्छेद प्रमुख हैं और हम मुख्य रूप से उनकी ही स्टडी करते हैं। आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत अनुच्छेद पहला आता है, आर्टिकल पहला आता है, जो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो जब हम ये बात कहते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, तो इसे लाइन से, या इसे हम ऐसे भी बोलते हैं इंग्लिश में कि इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट। तो आप देखेंगे इस लाइन से दो बातें स्पष्ट है। पहला, देश का नाम क्या है, और दूसरा, हमारे यहाँ पे कौन सी पद्धति लागू है, कौन सी राज पद्धति लागू है। आप समझ सकते हैं, इस लाइन से स्पष्ट है कि भारत या इंडिया राज्यों का संघ है, मतलब हमारा जो देश है संविधान में उसके दो नाम है, भारत या इंडिया। आप देखेंगे संविधान सभा में काफ़ी बहस हुई थी नाम को लेकर के। भारत का नाम जो है संविधान में क्या रखा जाए, तो कुछ लोगों ने इंडिया बताया, कुछ लोगों ने हिंदी में भारत कहा। तो इस तरीके से दोनों ही पक्षों के नामों को स्वीकार कर लिया गया और आज हमारे संविधान में भारत को, हमारे देश को इंडिया भी कहते हैं और भारत भी कहते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर कि ये लाइन ये स्पष्ट भी करती है कि भारत क्या है, एक संघ है। ध्यान दें, भारत देश को संघ बताया गया है, जबकि हमारे यहाँ पर जो ढांचा है वो संघीय ढांचा है। कहने का मतलब केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का विभाजन है। लेकिन आप देखेंगे संघीय शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं हुआ है, बल्कि राज्यों का संघ नामक शब्द का प्रयोग हुआ है। अब जब भीमराव अंबेडकर जी से संविधान सभा में इस बात को लेकर बात की गई, तो उन्होंने दो बातें स्पष्ट की कि भारत राज्यों का संघ है, इसके दो मतलब हैं। पहला, कि जो भारतीय संघ बना है वो किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। कहने का मतलब भारत को बनाने के लिए, भारतीय संघ को बनाने के लिए कोई भी समझौता राज्यों से नहीं किया गया है, जैसा कि अमेरिका संघ में हुआ है। अमेरिका में देखेंगे, अमेरिका का जो गठन हुआ था वो राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम था। दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट की कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब भारत में जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते। कहने का मतलब कि हमारा जो संघ है, हमारा जो देश है, वो वास्तव में विभक्त नहीं हो सकता, इससे राज्य अलग नहीं हो सकता। बस ये है कि जो विभिन्न राज्य बनाए गए हैं वो प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए गए हैं, इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि आप वक्त आने पर अलग हो जाएं। तो ये बातें स्पष्ट होती हैं आर्टिकल पहले से। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब हम भारतीय क्षेत्र, ध्यान रखें राज्यों का संघ शब्द अलग है और भारतीय क्षेत्र शब्द अलग है। जब हम भारतीय क्षेत्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं। नंबर एक, राज्य। नंबर दो, संघ शासित क्षेत्र। और नंबर तीन, ऐसे क्षेत्र जिन्हें कभी भी भारत सरकार के द्वारा जीत लिया जाए, अधिग्रहित कर लिया जाए। तो कहने का मतलब ये कि भारतीय संघ तीन तरह के क्षेत्रों से मिलकर बना है, भारतीय जो क्षेत्र है। अब हम अगर वर्तमान की स्थिति देखें तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रेजेंट में जो है आपके 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि हमारे संविधान के जिस तरीके से पहले आर्टिकल में राज्यों की बात की गई है, ऐसे ही जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं उनमें से पहली अनुसूची में भी ये बात की गई है। साथ ही साथ आप ये भी जानते होंगे कि हमारे जो राज्य हैं, जिन्हें हम टोटल राज्यों का संघ कह रहे हैं, उनमें से कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जिसमें से जम्मू कश्मीर को बहुत ज़्यादा विशेष दर्जा प्राप्त था, जो कि समाप्त किया गया पिछले साल। इसके साथ साथ आप देखेंगे संविधान के भाग 21 में कुछ अन्य राज्य और हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, नागालैंड, गुजरात, असम, मणिपुर, जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे। इनको भी कुछ ना कुछ विशेष दर्जे प्राप्त हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे जो पांचवी और छठवीं अनुसूची है संविधान में, उस अनुसूची के अंतर्गत भी आप देखेंगे कुछ विशेष क्षेत्र हैं जिनके लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था की गई है।
तो ये हम वहाँ पर कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान देखेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कि भारत का क्षेत्र शब्द भारत का संघ शब्द से ज़्यादा बड़ा है। क्यों बड़ा है? जब हम बोलते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, तो इसे लाइन में ध्यान रखें दोस्तों, सिर्फ हम बात कर रहे हैं राज्यों की, ना तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं और ना ही ऐसे क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जिन्हें हम कभी जीत सकते हैं। सिर्फ किसकी बात हो रही है? राज्यों की बात हो रही है। लेकिन जब हम भारत के क्षेत्र या भारतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें तीनों चीज़ों की बात होती है, राज्यों की भी, संघ की भी और ऐसे क्षेत्रों की भी जिन्हें कभी जीता जा सकता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत का क्षेत्र शब्द भारत के संघ शब्द से ज़्यादा विस्तृत है। एक और चीज़ बता दूं मैं दोस्तों आपको कि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभु देश होने के नाते हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्रों को अधिग्रहित कर सकते हैं। अधिग्रहित करने का मतलब खुद में मिला सकते हैं, और मिलाने के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि हम व्यवसाय के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। कहने का मतलब किसी मान्य शासक से अधिग्रहित कर लें। हम किसी दूसरे देश को जीत सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। इस तरीके से हम किसी अन्य क्षेत्र को जो है अपने क्षेत्र में मिला सकते हैं, और ऐसा हुआ है दोस्तों। आप देखेंगे हमने दादर नागर हवेली, गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी, सिक्किम आदि क्षेत्रों को अधिग्रहित पिछले वर्षों में किया है। तो जो हम तीसरी बात कर रहे थे भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत अधिग्रहित करने वालों की, वो कुल मिलाकर ये है। अब हम आते हैं आर्टिकल सेकंड पर। तो आर्टिकल जो सेकंड कहता है और आर्टिकल थर्ड भी आपको बता दूं, ये दोनों ही आर्टिकल संसद की शक्ति के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल सेकंड कहता है कि संसद को ये शक्ति है कि वो संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है और उनकी स्थापना कर सकती है। कहने का मतलब, अगर भारत में किसी अन्य राज्य को मिलाना हो, ध्यान दें राज्य का मतलब यहाँ पे अब भारत के बाहर के अन्य किसी क्षेत्र से हो रहा है, पार्ट से हो रहा है, तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश करना, उनकी स्थापना करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये संसद को सौंपी गई है। ये शक्ति संसद में निहित है। अब इस शक्ति में आप देखेंगे दो बातें शामिल है। पहला कि भारत जो की जो संसद होगी, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकती है, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत नए राज्यों को गठन भी कर सकती है। मतलब अगर मान के चलिए इंडिया के बाहर कोई राज्य है, उसको मिलाने का काम कौन करेगी? संसद करेगी इंडिया में। और अगर कोई ऐसा क्षेत्र है बाहर जिसका अभी नामकरण ही नहीं हुआ है, कोई भूमि का टुकड़ा हो सकता है, तो उसको राज्य के रूप में गठित भी कर सकती है और उसे मिला भी सकती है। तो कुल मिलाकर ये बात है। तो हम यहाँ पर पहले आर्टिकल सेकंड और आर्टिकल थर्ड में एक अंतर देखेंगे दोस्तों, कि आर्टिकल सेकंड कुल मिलाकर उन राज्यों की बात करता है, उन क्षेत्रों की बात करता है जो भारतीय संघ के हिस्से वर्तमान में नहीं है। जबकि आप देखेंगे अनुच्छेद 3 जो है वो उसकी बात करता है एक तरीके से भारत के अंदर की। हम जब अनुच्छेद 3 पर आते हैं, आर्टिकल 3 पर आते हैं, तो आप देखेंगे इसमें भी संसद को शक्ति दी गई है, और ये शक्ति भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण को लेकर है और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन को लेकर है। कहने का मतलब, अगर हम देश के अंदर ही कोई नया राज्य बनाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाना चाहते हैं, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत बनाया जाएगा। तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या व्यवस्था है हम देखते हैं पूरी तरीके से। आप देखेंगे आर्टिकल 3 में संसद को यह अधिकार है कि वो किसी एक राज्य को लेकर, किसी एक राज्य का टुकड़ा लेकर कोई नया राज्य बना सकती है। जैसे कि आप देखेंगे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, या उसको अधिकार है कि वो दो राज्यों के टुकड़े लेकर एक नए राज्य का गठन कर सकती है। दो राज्यों से थोड़े थोड़े भाग लिए और एक नए राज्य का गठन कर दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि एक पूरे राज्य को लिया और दूसरे राज्य के किसी एक क्षेत्र को लिया और उससे राज्य का निर्माण कर दिया। कहने का मतलब, जितनी भी संभव परिस्थितियां हैं, वो संभव परिस्थितियों में राज्य का निर्माण संसद कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है संसद, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को घटा भी सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। ये सारे जो अधिकार है संसद को दिए हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दो शर्तों की बात करनी चाहिए। पहला ये कि यदि इस तरीके का आर्टिकल 3 के तहत कोई भी प्रावधान आता है, कोई भी अध्यादेश आता है, तो राष्ट्रपति जो है उसे संसद में पेश राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। कुल मिलाकर ऐसा कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की
मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। दूसरी प्रमुख चीज होती है कि राष्ट्रपति इसे पेश करने से पहले उन राज्यों के विधानमंडलों को भेजते हैं जिन पर इस परिवर्तन से प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए मध्य प्रदेश को अगर तोड़ा जाएगा तो राष्ट्रपति जी मध्य प्रदेश को ये प्रस्ताव भेजेंगे, उनका मत जानने की बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप एक निश्चित समय सीमा के अंदर अपना मत दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रणाली चलती है। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं दोस्तों कि अगर मान के चलिए इसमें किसी संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश पर कोई इफेक्ट पड़ता है तो राष्ट्रपति को ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब अगर दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलकर राज्य बनाया जा रहा है तो पूछने की ज़रूरत केंद्र जो राष्ट्रपति जी हैं उनको नहीं है उन वहाँ की विधानमंडलों से। लेकिन अगर किसी राज्य पर इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाया जा रहा है, तो राज्य से पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति जी जब जब ये भेजते हैं तो ध्यान दें राष्ट्रपति जी के पास जो प्रस्ताव आता है लौट कर, उस प्रस्ताव को मानने के लिए राष्ट्रपति जी बाध्य नहीं होते। वो उसे स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर उनके विवेक पर पूरी तरीके से ये निर्भर करता है। इसके बाद अगर हम कुल ये चीज़ें समझ गए हैं तो अब हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे देश की संसद को किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का, नाम में परिवर्तन करने का बिना राज्यों की अनुमति से जो है कदम उठाने का पूरा अधिकार है। या हम बोल सकते हैं कि संसद को अपने अनुसार ही भारत के राजनीतिक मानचित्र का निर्धारण करने की शक्ति प्राप्त है। वो भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। कुल मिलाकर हम ये भी बोल सकते हैं इसे कि भारत में जो है या भारतीय संविधान के द्वारा राज्यों के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। मतलब हो सकता है आज मध्य प्रदेश है, कल मध्य प्रदेश नहीं रहे, तो राज्यों के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है भारत के संविधान के अनुसार। और यही कारण है कि दोस्तों हम भारत को बोलते हैं कि भारत जो है वो विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। मतलब यहाँ पर जो राज्य हैं वो तो विभाजित हो सकते हैं लेकिन जो संघ है, जो देश है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। और आप देखेंगे ये व्यवस्था अमेरिका से बिल्कुल भिन्न है। अमेरिका में आप देखेंगे वहाँ पर जो है अब वहाँ पर जो है विभाजित राज्यों का अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। मतलब वहाँ पर राज्यों को भी विभाजित नहीं किया जा सकता, संघ को भी विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि अपने यहाँ पर जो है राज्यों को विभाजित किया जा सकता है। तो ये था अनुच्छेद 3। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 4 की तरफ। दोस्तों आप देखेंगे अनुच्छेद 4 में सीधी सी बात कही गई है कि आप जो भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 अर्थात अगर संघ में आर्टिकल 2 के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या गठन करते हैं या आर्टिकल 3 के द्वारा नए राज्यों का निर्माण करते हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करते हैं, उनके नामों में परिवर्तन करते हैं, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब ये संविधान संशोधन तो है लेकिन अनुच्छेद 368 की सीमा के अंतर्गत नहीं है। और आप देखेंगे इस तरीके का जो संशोधन होता है संविधान में, उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है बल्कि सामान्य विधायी प्रक्रिया, सामान्य कानूनी प्रक्रिया से ही संशोधन किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या संसद को ये भी अधिकार है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र को समाप्त कर दे, राज्य को समाप्त कर दे और उसके बाद उस क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? तो ये प्रश्न बाद में 1960 में उठा था जब एक बेरूबड़ी नामक क्षेत्र था उसको लेकर विवाद हुआ। तो आप देखेंगे उस समय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत की संसद को ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है बिना संविधान संशोधन किए हुए कि वो किसी भी क्षेत्र को अन्य देश को दे दे। पहले उसे संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तभी वो जो है इस क्षेत्र को या भारत के किसी क्षेत्र को अन्य देश को दे सकता है। और आप देखेंगे इसके फलस्वरूप संविधान में 9वां संविधान संशोधन हुआ और फिर हमने जो बेरूबड़ी क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दिया था। 1960 की घटना है ये। फिर उसी समय एक और विवाद उत्पन्न हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने उसी समय कहा कि अगर मान के चलिए भारत का किसी देश से विवाद है, भारत का पाकिस्तान से सीमा विवाद है, चीन से है या बांग्लादेश से है, तो इन विवादों को हल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इन विवादों को जो कार्यपालिका होगी वो अपने स्तर पर ही निपटा सकती है, संविधान संशोधन की उन्हें ज़रूरत नहीं है।
तो ये बातें कुल निकल के आई। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि नए राज्यों का अनुभव कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि भारत में 1950 के समय क्या स्थितियां थीं और वर्तमान में नए राज्यों का गठन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं देशी रियासतों का एकीकरण। दोस्तों आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले भारतीय क्षेत्र में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी दो भागों में बटी थी। एक ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, दूसरी रियासतें हुआ करती थी। ब्रिटिश प्रांत जो थे वो ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा करते थे और जो रियासत थे राजा महाराजा वाले क्षेत्र थे वो राजाओं के अंतर्गत रहते थे। आप जानते हैं 1947 में भारत शासन अधिनियम लाया गया और इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो रियासतें हैं वो भारत और पाकिस्तान में से किसी में भी जुड़ सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती है। कहने का मतलब उन्हें 3 विकल्प दिए गए थे और इसके फलस्वरूप जो 552 रियासतें थीं उस समय भारत में, उसमें से मैक्सिमम रियासतें किसी न किसी रूप में भारत में जुड़ गईं। सिर्फ 3 रियासतें थीं जिन्होंने विद्रोह किया, एक तरीके से हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, लेकिन बाद में इन्हें भारत में मिला लिया। आप देखेंगे हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया, जिसे हम बाद में जो है इतिहास में पढ़ेंगे कि पुलिस कार्रवाई की गई और हैदराबाद को अंततः मिलना स्वीकार करना पड़ा। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, जनता से पूछा गया। और कश्मीर की घटना तो आप जानते ही होंगे, कश्मीर में एक विलय पत्र नामक डॉक्यूमेंट था, उस पर जो है वहाँ के महाराजा हरि सिंह के सिग्नेचर लिए गए और उसके माध्यम से ये भारत में शामिल कर दिया गया। अब जब ये रियासतें भारत में शामिल हो गई, हमारा संविधान बन गया 1950 में, तो आप देखेंगे उस समय संविधान में जो राज्य थे, हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे, उन्हें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं बोलते थे। हम उन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित करते थे। भाग का के राज्य, भाग खा के राज्य, ग घा के राज्य, मतलब भाग A B C D, इस तरीके से हमने विभाजन किया था। लेकिन बाद में जब आप देखेंगे 1956 में हमारा जो है आयोग बना, एक फजल अली आयोग, उसकी रिपोर्ट लागू हुई, तब हमने फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजन करना चालू कर दिया। अब हम कुछ प्रमुख समितियां देखते हैं, जैसे कि धर आयोग। तो आप देखेंगे जब हम आज़ाद हो गए तो दक्षिण भारत से मांग उठने लगी कि अब राज्यों का जो गठन किया जाना चाहिए वो भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए, मतलब एक भाषा के लोगों को एक राज्य में रखा जाना चाहिए। और इस मांग को लेकर एक आयोग बनाया गया जिसे हम धर आयोग बोलते हैं, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे एस के धर थे, और इसे हम भाषाई प्रांत आयोग भी बोलते हैं। इसने दिसंबर 1948 में ही अपनी रिपोर्ट दी और इसने साफ मना कर दिया कि भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जब इसकी रिपोर्ट आई तो भारी असंतोष फैला, लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई और परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार को एक नया आयोग बनाना पड़ा, जिसे हम बोलते हैं जेबीपी समिति। आयोग नहीं था, समिति था। आप लोक प्रशासन में समिति और आयोग के अंतरों को पढ़ते हैं। तो जेबीपी समिति बनाई गई। जेबीपी शॉर्ट नाम है 3 व्यक्तियों के। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट थी अप्रैल 1949 में दी और इन्होंने भी साफ मना कर दिया कि इस आधार पर, मतलब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। और दोस्तों इस आधार पर आप देखेंगे काफ़ी प्रशासनिक व्यवस्था को ठेस पहुंची, भारी असंतोष हुआ दक्षिण भारत में, और उस समय मजबूरन बस जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में जाकर भाषा के आधार पर करना पड़ा। क्योंकि एक समाज सेवी थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पुट्टी सी रामुलू, इन्होंने उपवास किया था आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण को लेकर और 56 दिनों के बाद इनकी जो है भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई। तो भारी असंतोष हुआ, तो जल्दबाजी में जो है एक तरीके से निर्मित कर दिया गया राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य। अब जब आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग अन्य जगह से भी उठने लगी और ऐसी स्थिति में सरकार पर दबाव पड़ गया और फिर बनाया गया फजल अली आयोग। आप देखेंगे इसी को हम बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। बहुत महत्वपूर्ण आयोग है। इसमें 3 सदस्य थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, के.एम. पणिकर और H.N. कुंजरू जो थे वो इसके सदस्य थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और इन्होंने कुछ इस तरीके से बात की। इन्होंने कहा कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को एक मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए।
तो देखेंगे आप, जो पिछले आयोग थे वो जब मना कर रहे थे, लेकिन इसने मना नहीं किया। इसने कहा कि भाषा को भी एक मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने साफ मना किया कि एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमें एक राज्य में एक भाषा वाले लोगों को ही रखें, लेकिन इन्होंने कहा कि हाँ, भाषा को महत्व जरूर दीजिए। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि भारत की एकता को, अक्षुण्णता को हमें सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर इन्होंने 4 बातें की थी राज्यों के निर्माण को लेकर। नंबर 1, देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। हमें हमें दूसरी बात इन्होंने की कि भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में रखा जाए। तीसरा, इन्होंने कहा वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक बातों को भी ध्यान में रखा जाए। मतलब पैसे से संबंधित बातें और प्रशासनिक बातें। कहने का मतलब क्या, वहाँ पे प्रशासनिक रूप से अगर नया राज्य बना रहे हैं तो प्रशासन बेहतर हो सकता है क्या? उन पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे की कमी पड़ जाएगी, उन पर संसाधन नहीं हो? और चौथी बात थी कि लोगों के कल्याण को ध्यान में रखना चाहिए हमें। पूरे राज्य के नए राज्य को बनाए जाने से क्या लोगों का कल्याण होगा या नहीं होगा। तो इन 4 बातों के आधार पर नए राज्यों का गठन होना चाहिए। तो ये बात थी। फिर आप देखेंगे आयोग ने सलाह भी दी थी उस समय की, जो संविधान में जो हमने राज्यों के गठन को लेकर जो पार्ट किए हैं, पार्ट 1, पार्ट बी, सी, डी, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए। तो आप देखेंगे 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून लाया गया, विधेयक लाया गया, जो कानून में परिवर्तित हो गया। संविधान में एक संशोधन भी हुआ, 7वां संविधान संशोधन, और जिसके माध्यम से जो पार्ट हमने बनाए थे, पार्ट ए, बी, सी, डी, इसे समाप्त कर दिया गया और अब सीधा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देश को विभाजित किया गया या बांटा गया। और उस समय आप देखेंगे 1956 में 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो 1 नवंबर 1956 को इस प्रक्रिया के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की जा सकी। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जो हमने मुख्य रूप से कंसेप्ट के रूप में जानी। अब इसके बाद हम बस फैक्ट के रूप में हमें देखना है कि 1956 से लेकर वर्तमान में नए राज्यों का गठन या केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कब कब हुआ है। तो मुख्य रूप से आपको कुछ प्रमुख चीज़ें मैं बताता हूँ। आप देखेंगे 1956 के बाद लगातार सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, नए नए राज्यों की मांग होने लगी। ये मांग भाषा के आधार पर भी थी, सांस्कृतिक आधार पर भी थी और अन्य कारणों के चलते भी ऐसा हुआ। तो इस मजबूरन स्थिति में सरकार ने निर्णय लिए, नए राज्यों का गठन किया। आप देखेंगे 1966 में जो बम्बई राज्य हुआ करता था, बम्बई राज्य को विभाजित किया गया और महाराष्ट्र और गुजरात नाम के राज्य बने। और इस स्थिति में महाराष्ट्र में मराठी लोगों को रखा गया और गुजरात में गुजराती लोगों को रखा गया, गुजराती भाषा बोलने वालों को, और ये 15वां राज्य बन गया। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, जो दादर नागर हवेली क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर पुर्तगालियों का शासन था। और आप देखेंगे ये पुर्तगाली 1954 तक इन्होंने यहाँ पे पुर्तगाल में शासन किया। बाद में 1961 तक यहीं के लोग इसे चलाते रहे और बाद में संविधान संशोधन 10वें के माध्यम से 1961 में इसे भारतीय संघ में जो है मिला लिया गया। इसके बाद आप गोवा और दमन द्वीप भी देखेंगे। गोवा और दमन द्वीप में भी पुर्तगालियों का शासन था। तो पहले गोवा को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन 1987 में जाकर इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और दमन द्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। इसी तरीके से आप पौंडीचेरी देखेंगे। पौंडीचेरी पर आप देखेंगे कि फ्रांस का शासन हुआ करता था और पौंडीचेरी क्षेत्र जो है 4 क्षेत्रों से मिलकर बना है, याद जरूर रखें, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यनम। तो पौंडीचेरी जो क्षेत्र था उसे 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद 1963 में दोस्तों नागालैंड का गठन होता है 16वें राज्य के रूप में। इसके अंतर्गत नागालैंड क्षेत्र को और असम के कुछ क्षेत्र को मिलाकर इस राज्य का निर्माण कर दिया जाता है। इसके बाद 1966 में दोस्तों जो पंजाब क्षेत्र था, पंजाब क्षेत्र से हरियाणा का गठन होता है। और आप देखेंगे उसी समय पर मांग उठने लगी कि पंजाबियों के लिए एक नया पंजाब होना चाहिए। तो बाद में आप देखेंगे जो हरियाणा है उससे आप देखेंगे उसे विभाजित किया गया और उससे जो है हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं
कि जो आपका हरियाणा है पहले उसका गठन होता है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। मतलब 17वें राज्य के रूप में हरियाणा बनता है और 18वें राज्य के रूप में आपका हिमाचल प्रदेश बनता है। फिर हम आते हैं पूर्वोत्तर की ओर। तो 3 नए राज्यों का गठन होगा, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर 19वें राज्य के रूप में गठित होगा, त्रिपुरा 20वें राज्य के रूप में गठित होगा और मेघालय जो है 21वें राज्य के रूप में गठित होता है। फिर जो है 22वें राज्य के रूप में एक प्रमुख राज्य जो जिसे हम सिक्किम बोलते हैं वो होता है, ये सबसे प्रमुख में आता है। आप देखेंगे 1947 तक यहाँ पर एक राजा शासन करता था जिसे हम चोग्याल वंश बोलते थे, और 1947 के बाद जो है ये भारत की शरण में आया। भारत ने इसके 3 विषय जैसे कि रक्षा हुआ, विदेशी मामले हुए और संचार की जिम्मेदारी ली। मतलब इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भारत की रहेगी, इसके विदेशी मामलों को देखने की जिम्मेदारी भारत की रहेगी, और इस जो भी कम्युनिकेशन की व्यवस्था होगी इसके यहाँ वो भी भारत करेगा। तो इसके लिए भारत सरकार ने 35वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया। शुरुआत में इसे एक रिलेटिव स्टेट या संबंधित राज्य का दर्जा दिया था, और संविधान में जो है अनुच्छेद 2 काम है, और साथ ही साथ जो हमारी अनुसूची थी 10वीं अनुसूची उसमें भी इसके लिए प्रावधान किए गए। लेकिन 1975 में परिस्थितियां बदली और वहां पर जनमत हुआ जिसके द्वारा चोग्याल के शासन को समाप्त कर दिया गया। और दोस्तों एक प्रमुख संविधान संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से 22वें राज्य के रूप में इसे भारत में मिला लिया गया। और इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जो कि हम भाग 21 में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कुछ राज्य हैं जिनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से एक राज्य ये भी है। इसके बाद आप देखेंगे 22वें राज्य के बाद 23वां राज्य मिजोरम बनता है, 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बनता है, 25वां राज्य आपका गोवा बनता है। और आप ये जानते होंगे मिजोरम में एक मिजोरम नेशनल फ्रंट था, उसके साथ समझौता करती है भारत सरकार, तब मिजोरम का गठन होता है। आपको देखो बता दूं दोस्तों, उत्तर पूर्व के जो राज्यों का गठन हुआ है वहाँ पर समस्याएं बहुत ज़्यादा थीं। वहाँ पर कई उग्रवादी संगठन थे, तो सरकार को वहाँ पर एक तरीके से उन लोगों के साथ जो है सहयोग भी करना पड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं 26वें, 27वें और 28वें राज्य के रूप में जो है कुछ अन्य राज्यों का गठन होता है। 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन होता है जो कि मध्य प्रदेश से होता है। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश से होता है, और 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन जो है बिहार से होता है। और उसके बाद आप जानते हैं 29वें राज्य के रूप में जो गठन हुआ था वो तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से हुआ था। लेकिन वर्तमान में आप ये भी जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर वर्तमान में 28 राज्य ही रह गए हैं। तो दोस्तों ये थी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की प्रक्रिया। अब यहीं पर हम देखते हैं कि दोस्तों कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके नामों में हमने संसद ने परिवर्तन किया है। जैसे कि आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश था उसे पहले हम संयुक्त प्रांत बोला करते थे, लेकिन संसद ने 1950 में इसका नाम बदल दिया। इसी तरीके से जिसे हम आज तमिलनाडु कहते हैं 1969 तक इसे मद्रास के नाम से जाना जाता था। इसी तरीके से आज जो हम कर्नाटक को जिस नाम से जानते हैं वो पहले मैसूर था। आज हम लक्षद्वीप को लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, लेकिन ये लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनद्वीप के नाम से जाना जाता था। इसी तरीके से आप देखेंगे जो हम दिल्ली जो क्षेत्र है जिसे हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं, 1992 तक ये दिल्ली ही कहलाता था। और आप जानते होंगे दिल्ली को आज एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। यह कोई एक पूर्ण राज्य नहीं है। इसके बाद आप देख इसका अधिनियम भी याद रख सकते हैं, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है से ये विशेष जो है एनसीआर क्षेत्र का दर्जा मिला था। फिर आप ये भी जानते होंगे कि जो वर्तमान में उत्तराखंड है वो पहले उत्तरांचल कहलाता था, और वर्तमान में जो पुडुचेरी है उसे पौंडीचेरी पहले कहते थे। तो कुल मिलाकर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत में जिनके नामों को हमने लगातार परिवर्तित किया है। दोस्तों ये हुआ आपका संघ एवं इसके क्षेत्रों वाला टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें जो सुनकर जो है समझकर काफ़ी बेहतर लगा होगा, काफ़ी आपकी समझ स्पष्ट हुई है। दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और इस पॉडकास्ट को भारत के जो है हर क्षेत्र पे आप पहुंचा दीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।